अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 29 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 2111 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन और उससे रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेसिकली हमारे पास ये बिल्कुल हीट ऑफ रिएक्शन से एक रेलिवेंट चीज़ है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके जो कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बॉन्ड्स नए क्रिएट होते हैं, जिसके नतीजे में नए नए जो कंपाउंड्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्रिएट होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास नेट एंथैल्पी चेंज है उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते थे। तो होता क्या है दर हकीकत कि अगर हमारे पास ऐसे अगर हम ये कोई डाटा कलेक्ट करना चाहें कि जिसमें दुनिया भर के तमाम पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस शामिल हों, तो इतने बड़े ताकि उसकी आपके पास जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन मौजूद हो, तो इस तरह उसको जो ऐसे रिएक्शंस का डाटाबेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि आपको पता है कि आपके पास जो कंपाउंड्स पॉसिबल कंपाउंड्स हो सकते हैं, अगर आप उन पॉसिबल कंपाउंड्स के क्रिएट होने से, लेट्स से अगर कोई कंपाउंड क्रिएट होता है, उसके क्रिएट होने से आपको कोई एनर्जी रिलीज हुई है या उस कंपाउंड को क्रिएट करने में कोई एनर्जी रिक्वायर हुई थी, तो वो आपकी बात जो जो हम उसको कहते हैं कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और ख़ास तौर पर हमारे पास इसीलिए जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या को यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो रिएक्शन के नतीजे में कोई कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, और स्पेशली देखिए वो कंपाउंड अपने किसी एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ क्रिएट हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो डाई एटॉमिक नेचर में मौजूद होती है, कोई सिंगल एटॉमिक जो है आपके पास जो है वो मौजूद नहीं होती। तो इसीलिए आपके पास अगर इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे कोई एलिमेंटल फॉर्म आपस में रिएक्ट कर रही है और आपको कोई कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें आपके पास एक इस ऐसे रिएक्शंस को हम फॉर्मेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। और इसीलिए वो जो एंथैल्पी चेंज इस तरह के रिएक्शंस के अंदर जो है एसोसिएटेड होगी, जो एंथैल्पी चेंज होगी, सिंपली आप ये कहिए कि जो हीट आपको या एंथैल्पी की चेंज आएगी किसी कंपाउंड के क्रिएट होने से, जो भी एंथैल्पी चेंज है किसी कंपाउंड के क्रिएट होने से, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और जैसे आपको पता था, आपने स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन देखी थी, इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होती है। तो जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये बेसिकली आपके पास एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के साथ जो है वो रिलेटेड है कि अगर आपके पास किसी मखसूस कंपाउंड के 1 मोल का जो है वो, अगर आप ये देखिए कि अगर आपके पास वो जो एंथैल्पी चेंज होगी, लेट्स से कि आपके पास कोई कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड हैज बीन क्रिएटेड सम रेफरेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मली तो हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसके अंदर जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है, जो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो इन रेफरेंस कंडीशंस के ऊपर जब आपका 1 मोल किसी कंपाउंड का क्रिएट होता है, तो हमारे पास वो जो एंथैल्पी चेंज इस कंपाउंड के क्रिएट होने की वजह से जो आपको एंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन में आती है, उस एंथैल्पी चेंज को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम डेल्टा एच एफ नॉट, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिएगा कि एक ख्याल इसमें बड़ा जो इम्पोर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस हैं, बेसिकली आपके पास ये गैशियस, लिक्विड, सॉलिड, इन तमाम स्टेट्स में ये मौजूद होती हैं। और इसके साथ साथ आपके पास इन तमाम स्टेट्स में ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। लेट्स से अगर आपके पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन वेपर्स है या वाटर इन लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बोथ दिस फेजेस विल बी डिफरेंट। तो फेज के ऊपर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम रिएक्टिव प्रोसेसेस के ऊपर जब एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते थे, तो रिएक्टिव प्रोसेसेस के ऊपर एनर्जी बैलेंस अप्लाई करने के लिए
हम हीट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, और हीट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और उसकी मदद से आगे हम चलाते हैं। खास तौर पे ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर आपके पास कोई सिंगल केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो बल्कि एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, तो ऐसे प्रोसेसेस के अंदर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डील करना जो है उसके साथ बकायदा अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना वो मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचते हुए अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज करते हैं तो बेसिकली आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आपके पास कोई हीट ऑफ रिएक्शन है तो हीट ऑफ रिएक्शन उसी वक्त आपके पास आई है जब आपके पास कोई इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जो थे वो कुछ क्रिएट हुए हैं, कुछ जो है उनके अंदर चेंज आई है। तो अगर हम हमारे पास लेट से कि कुछ चार दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम हमारे पास उनके डाटा अवेलेबल होता है तो बेसिकली अगर आपके पास हीट्स ऑफ फॉर्मेशन का डाटा अवेलेबल हो तो उसकी मदद से हम हीट्स ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जहां पर आपके पास मल्टीपल रिएक्शंस होंगे और ऐसे रिएक्शंस के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीट्स ऑफ फॉर्मेशन वी शुड यूज हीट्स ऑफ फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द amount of heat required or amount of heat that must be removed from the system। अच्छा, इसी तरह देखिए कि अगर हम जब हीट्स ऑफ फॉर्मेशन को यूज करते हैं किसी एनर्जी बैलेंसेस के ऐसे रिएक्टिव सिस्टम्स के ऊपर, तो जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उस वक्त बेसिकली आपके पास जो है अच्छा, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेट से आपके पास कोई रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्टेंट CO2 है, तो CO2 को बनाने के लिए आपके पास जो एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं CO2 के वो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो बेसिकली हम उनकी जो रेफरेंस स्टेट्स होती हैं, हम हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, जब आप हीट्स ऑफ फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस स्टेट्स जो है वो एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, तो आपने वाटर की जब रेफरेंस स्टेट लेनी है तो वी वोंट टेक वाटर, वी विल कंसीडर the elemental constituents which have created water। So water is created by hydrogen and oxygen। तो आपके पास जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रेफरेंस स्टेट ले लेते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त आप जो ये एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो ले लेंगे एट 25 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर। प्रॉब्लम देखते हैं जी एक, मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड विद एयर टू प्रोड्यूस formaldehyde in a continuous reactor। A competing reaction is the combustion of methane to form CO2। The chemical reactions taking place during this process are shown below। Methane plus oxygen both in the gaseous form react to produce formaldehyde HCHO in the gaseous form and water in the vapor form, which is also gaseous form। The secondary reaction is methane plus 2O2 which gives CO2 plus 2H2O। The flow chart of this process is shown here। All the species in the flow chart are gases। Calculate the amount of heat that must be provided to or removed from this reactor for the given process। तो बेसिकली हमारे पास एक मीथेन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो मीथेन को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एयर के साथ ताकि हमारे पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड जो है उसको हम क्रिएट कर लें। तो आप जब एयर दे रहे हैं तो बेसिकली एयर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन भी है, आपके पास नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो नाइट्रोजन क्योंकि जो है कोई इनर्ट है तो आप नाइट्रोजन को नहीं शो करते। जब एयर के आप रिएक्शन लिखते हैं तो एयर के रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को ही शो करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो दो रिएक्शन हो रही हैं, मेन रिएक्शन आपके पास मीथेन की ऑक्सीडेशन है
एयर के साथ जो आपको फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर वेपर्स देती है, उसके साथ साथ एक और सेकेंडरी रिएक्शन भी होता है जिसमें आपकी जो मीथेन है वो अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करे तो उस वक्त आपके पास जो है वो CO2 या आप CO2 यानी कि ये एक सेकेंडरी रिएक्शन भी आपके पास होता है। तो जब हम ये रिएक्शन किसी रिएक्टर के अंदर हो रहा होता है तो उसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो और जो सेकंड रिएक्शन है वो कम से कम हो। अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो बेसिकली हमारे पास एक ये जो प्रोसेस गिवन है उसमें 100 मोल्स पर सेकंड आपके पास मीथेन है एट 25 डिग्री सी, और जो है आपके पास 100 मोल्स पर सेकंड जो है ऑक्सीजन, और 376 मोल्स पर सेकंड नाइट्रोजन एट 25 एट 100 डिग्री सी। ये दोनों इस रिएक्टर के अंदर आपके पास जो है जो आपकी मीथेन और एयर ये रिएक्टर के अंदर रिएक्ट करती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो 60 मोल्स पर सेकंड मीथेन, यानी कि जो आपके एक्सेस मीथेन है वो 30 मोल्स पर सेकंड आपकी फॉर्मेल्डिहाइड, 10 मोल्स पर सेकंड CO2, 50 मोल्स पर सेकंड H2O, 50 मोल्स पर सेकंड O2, 376 मोल्स पर सेकंड आपकी नाइट्रोजन। ये तमाम जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये 150 डिग्री सी पर हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपने जो हमें हीट इस सिस्टम में हमें हीट जो है उसको प्रोवाइड करना है या इस सिस्टम में से हीट को हमने रिमूव करना है ताकि ये इन कंडीशंस को मीट करता हुआ कोई आपका जो प्रोसेस है वो हम उसको जो है हासिल कर सकें। तो जो गिवन डाटा है हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन हो रही है बेसिकली मीथेन की इन फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, तो ये दो केमिकल रिएक्शंस थे और उसके साथ साथ हमने अमाउंट ऑफ हीट जो है Q उसको फाइंड आउट करना है। तो वही आपने इस सवाल में जो है बेसिकली ये प्योरली एनर्जी बैलेंस है इसके अंदर, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपको पास दी हुई हैं, हमें कोई प्रोडक्ट कोई मटेरियल बैलेंस वगैरह अप्लाई करके हमें इसमें से कुछ अलग से स्पीशीज का मटेरियल बैलेंस कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली हम इसके अंदर से एनर्जी बैलेंस जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर हम इस रिएक्टर के ऊपर एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें तो आपको पता है जो एनर्जी बैलेंस जो स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम की एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो Q प्लस WS इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा EK प्लस डेल्टा EP। तो आपको पता है कि इस हमारे पास सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन के जरिए ट्रांसफर नहीं हो रही, जिस वजह हम उसको कह रहे हैं कि शाफ्ट वर्क जीरो है। इसी तरह आपके पास जो रिएक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है, उसके अंदर कोई वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो हमारे पास जो डेल्टा EP यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होगा। अच्छा अब देखिए, क्योंकि आपके पास इस सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं और साथ साथ जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो नॉन नेग्लिजिबल हैं, उनकी वो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो चेंज इन एंथैल्पी होगी रिलेटिव टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हम इग्नोर कर लें, देखिए हम इसमें से अगर ये शाफ्ट वर्क डेल्टा E के डेल्टा EP इग्नोर कर लें तो हमारे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बड़ी सिंप्लीफाई होकर Q इज इक्वल टू डेल्टा H रह जाएगी। तो अब हम बेसिकली हमें Q ही फाइंड आउट करना है। इस सिंप्लीफाई इक्वेशन को जब हम फर्दर डील करते हैं तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन लिख ली है, जो केमिकल रिएक्शन हमारे लिए यहाँ पर इस वक्त जो केमिकल रिएक्शन हैं इस रिएक्टर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर लिए हैं। अच्छा अब देखिए इसके अंदर क्योंकि तमाम हमें मटेरियल फ्लो रेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें नोन है, हम लिहाजा इन फ्लो रेट्स की को हमें अलग से इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एनर्जी बैलेंस इसको लगाना है। और एनर्जी बैलेंस लगाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमको रेफरेंस जो स्टेट्स हैं वो चूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी शुरू की में इस लेक्चर के बताया था कि आपके पास जो है हम
क्योंकि हम इस सवाल को, अब देखिए इस सवाल में आपके पास कोई जो है हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इस सवाल को हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज करके हम इस सवाल को करेंगे। और जैसा कि हर तरह आपको पहले कोई रेफरेंस स्टेट्स चूज करनी पड़ेंगी, तो हीट्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए जो रेफरेंस स्टेट्स चूज की जाती हैं बेसिकली वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बन के वो कंपाउंड्स बने होते हैं जो कि आपके इस केमिकल रिएक्शन में जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस की जो उसकी जो जो एलिमेंटल स्पीशीज जिन्होंने इस कंपाउंड्स को क्रिएट किया है, हम उनको 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर रेफरेंस स्टेट मान लेते हैं। तो इस सवाल को जरा देखिए दोबारा, केमिकल रिएक्शन देखिए, आपके पास जो जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आपको पता लग गया कि, गौर कीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा आपके पास जनाब इन तीन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और याद रखिएगा इसमें क्योंकि एयर थी तो साथ में आपके पास नाइट्रोजन भी होगी। तो हमारे पास यही हमारी वो स्पीशीज हैं जिन्होंने इस इन कंपाउंड वगैरह को बनाया है। नाइट्रोजन क्यों हमने लिए? नाइट्रोजन इसलिए लिए कि नाइट्रोजन एक बहुत बड़ी अमाउंट में, ऑलमोस्ट 376 मोल्स पर सेकेंड नाइट्रोजन उस सिस्टम के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो जो है वो नाइट्रोजन जो है वो इटसेल्फ किसी केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले अदा नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि गैस है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस हुई हैं, तो इसकी वजह से एंथैल्पी की जो चेंजेस हैं हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वो पांच चीज़ें हैं, सॉरी चार चीज़ें हैं जो हमने हमारी बेसिकली जिनकी मदद से ये कंपाउंड्स वगैरह क्रिएट हुए थे इस प्रोसेस के अंदर। तो हम इनको रेफरेंस स्टेट्स ले लेंगे और इन तमाम कंपाउंड्स की जो रेफरेंस स्टेट है 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर है। तो आपको पता है कि उसके बाद रेफरेंस स्टेट्स चूज करने के बाद हम जो है इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो तमाम हमारे पास इस प्रोसेस में अवेलेबल हैं, वो तमाम जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमने एक तरफ लिख दिया है, CH4O2 नाइट्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड, CO2 H2O, ये तमाम जो चीज़ें हैं हमने इसको लिख दी है। तो इनलेट, ये टेबल इनलेट का है, ये आउटलेट का है। तो इनलेट पे अगर आप देखिए तो आपके पास ये वही उनके जो फ्लो रेट थे सारे गिवन है, क्योंकि आपके पास ये देखिए हमारे पास ये इनलेट है तो हम हमारे क्योंकि रेफरेंस स्टेट एलिमेंटल है, तो ये तो आपके पास कंपाउंड है, तो इसीलिए हमारे पास जो है हमने इन सबको हमें इसको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये H1 H2 H3, और ये तमाम जो है हमें एंथैल्पीज जो है H4 H5 H6 H7 H8 H9 हमें ये एंथैल्पीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब हम इंडिविजुअल एंथैल्पीज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H1 सबसे पहले देख लेते हैं। तो H1 बेसिकली क्या है कि आपके पास ये अगर आप गौर करें तो CH4 है, H1 CH4 के साथ रिलेट कर रही है, और CH4 के साथ क्या चीज होगी फिर देखिए, इसका मकसद ये है कि आपके पास जो CH4 है वो किस तरह का आपकी एंथैल्पी हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि जब आपके कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में 25 डिग्री सी और 1 atm पे मिलती है, तो आपके पास CH4 गैशियस 25 डिग्री सी और 1 atm आपके पास मिलती है। क्योंकि जो मीथेन थी हमारे पास इस सवाल के अंदर वो 25 डिग्री सी पर थी, तो आपने इन रेफरेंस स्टेट्स जो मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको यूज करते हुए हमने मीथेन तक पहुंचने के लिए जो हमें चेंज इन एंथैल्पी चाहिए उसको फाइंड आउट करना है। तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो है मैं अभी आपको टेबल शो भी करूंगा। तो हीट ऑफ, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा का एक टेबल मौजूद है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी जो है हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी जो है साथ साथ आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसकी हीट कैपेसिटी, सारी वैल्यूज इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। उसको जब वहाँ से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं मीथेन के लिए, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है -74.85 किलो जाउल्स पर मोल। अच्छा, दूसरे में आपके पास यहाँ पर ये देखिए जो ऑक्सीजन थी वो 100 मोल्स जो है H2, जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 100 डिग्री सी के ऊपर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एयर वो आ रही थी। तो
आप देखिए हमारे पास जो एलिमेंटल है, एलिमेंटल वो ऑक्सीजन से आपने जो है बेसिकली जाना है इस ऑक्सीजन तक, जो आपके पास ये रेफरेंस स्टेट है उससे वहां तक जाना है। तो O2 गैस से 25 डिग्री सी 1 एटीएम, बेसिकली यहाँ ऑक्सीजन की जो एलिमेंटल फॉर्म है वो O2 इन द नेचर O2 है, वो O नहीं है। तो हम इसको O2 लेंगे और इसके लिए हम अलग से कुछ एंथैल्पीज कैलकुलेट करने के बजाय हमारे पास एक स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ वेरियस कॉमन गैसेस लाइक CO2, H2O, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके लिए हमारे पास वो स्पेसिफिक एंथैल्पीज की डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यूज मौजूद है। यानी कि एक टेबल है जिसमें स्पेशली उनकी हीट कैपेसिटी इक्वेशंस को यूज करके, रेफरेंस स्टेट्स यूज करके, रेफरेंस स्टेट्स आर देयर 25 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर को यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाली गई हैं। हम उस टेबल से जब न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 2.24 किलो जूल्स पर मोल आती है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आप इस टेबल को देखिए, जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा है, तो उसमें एक तरफ ये कंपाउंड्स हैं, फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, आपके पास जो है बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इस तरह आपके पास बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। हम जिसको यूज़ करेंगे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं और ये कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए मीथेन के लिए हमारे पास मीथेन CH4 के लिए हमारी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -74.85। आगे गौर कीजिएगा, ये जो आगे लिखा हुआ है आप देखिए, ये जो है हमारे पास जो इस तरह ये जो C है, C स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फॉर्म, G गैशियस, जो आपके पास यहाँ पे L लिक्विड और कहीं एक्वस जो है, इस तरह आपके पास डिफरेंट स्टेट्स भी गिवन है ताकि आपको पता हो, क्योंकि अगर जो है आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा वो स्टेट्स में अवेलेबल है तो हमें पता हो ताकि हम उसकी वही वैल्यू लिखें। हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट स्टेट्स विल बी डिफरेंट। इसी तरह जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सिलेक्टेड गैसेस का ये टेबल है, इसमें आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और ये एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो आप इन वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्या कैसे वैल्यूज़ निकाली गई हैं, ये वैल्यूज़ इस तरीके से कैलकुलेट की गई हैं कि जैसे आपने ऑक्सीजन के लिए या 2.24 जो वैल्यू है एट 100 डिग्री सी, तो बेसिकली क्या किया गया, आपने ऑक्सीजन की हीट कैपेसिटी की इक्वेशन को जो है उसको इंटीग्रेट किया आपने, जैसे CPT DT आप करते थे, तो ऑक्सीजन की हीट कैपेसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट किया फ्रॉम रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी, तो आपके पास ये 2.24, तो इस तरह ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई ताकि इसको आप डायरेक्टली यहाँ से यूज कर लें। तो ये आपका ताकि काम आसान हो गया, आपको वो जो है हीट कैपेसिटी की इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास वो वैल्यू 2.24 किलो जूल्स पर मोल आई थी, जिसको हमने इस सवाल में यूज कर लिया। तो हमने जो है इस तरह H2 जो है हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया है। H1 H2 हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जी H3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो H3 था हमारा, वो था इस सवाल के अंदर कि बेसिकली हमारे पास जो नाइट्रोजन है एलिमेंटल फॉर्म में वो गैशियस 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से आपके पास वो जो है नाइट्रोजन मौजूद थी 100 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पर गैशियस फॉर्म में। तो इसको भी हम जो स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सिलेक्टेड गैसेस का जो टेबल अभी दिखाया था, उसी टेबल से 100 डिग्री सी पर नाइट्रोजन की हम स्पेसिफिक जो एंथैल्पी है उसको मेजर कर लेते हैं। तो उसको जब हम स्पेसिफिक एंथैल्पी को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास 2.19 किलो जूल्स पर मोल आई है। उसको भी हम जो है टेबल से भी देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास 100 डिग्री सी पे जो नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 2.19 जो है हमारे पास ये वैल्यू है, और इसको हमने यहाँ से नोट कर लिया। अच्छा जी, जो H4 है, तो H4 हमारे पास बेसिकली मीथेन है इन द आउटलेट। हमारे पास मीथेन थी, और मीथेन क्योंकि आपने इसकी रेफरेंस जो स्टेट्स हैं मीथेन की, वो इनके एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेने हैं। अब मीथेन जो है वो
कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो कार्बन सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोजन जो है वो गैस 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर, तो आपको CH4 गैसियस फॉर्म में 150 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे मिलती है। तो अब जरा देखिए इसके लिए, इस सिस्टम के लिए अगर हम कोई ऐसा हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ बनाए जो कि इन तमाम रेफरेंस स्टेट्स को अपने अंदर जो है यूज कर रहा हो, तो आपके पास जो रेफरेंस स्टेट्स के साथ जो हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ बनेगा वो इस तरह बनेगा कि आपके पास कोई एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं at 25 degree C and 1 atmosphere. These constituents uh, will react to form methane. तो आपके पास वो जब मीथेन बनेगी इन द गैसियस फॉर्म एट 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर, तो जो चेंज आएगी एंथैल्पी की, हमने उसको कहा है कि वो डेल्टा H4A, या आप उसको ये कह सकते हैं, ये आपके पास वो जो एंथैल्पी चेंज है या उसकी ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो उसके बाद फर्दर जब ये इस फॉर्म से इसको ये इसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज करके 150 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है, ये जो एंथैल्पी चेंज अब आई है, इस एंथैल्पी चेंज को हमने कहा है कि ये अब आपके पास डेल्टा H4B आई है। तो आपको पता है कि जो इसके अंदर हमारे पास जो समेशन ऑफ ऑल आपके पास ये जो चेंजेस हैं वो आपके पास ये एच के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास H4 है वो इस डेल्टा H4A प्लस डेल्टा H4B इन दोनों चीजों के बराबर है। तो जब इन दोनों चीजों के बराबर है तो हमने अगर जो है डेल्टा H4A इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये देखिए कि डेल्टा H4A है, बेसिकली डेल्टा H4A वो कार्बन और हाइड्रोजन से आपके पास मीथेन बन रही है। तो बेसिकली ये जो H1 आपने डेल्टा जो मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन थी वही है, तो हमने वो उसकी वैल्यू लिख ली -74.85। उसके मुकाबले में जो दूसरी थी, हाँ वो उसमें है आपके पास कि जो हमारे पास दूसरी इसके अंदर चीज थी कि मीथेन आपके पास 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर से मीथेन आपकी 150 डिग्री सी तक हमने इसको कौन सी यूज करनी है। तो इसमें ये तो लगाने की जी, अच्छा मीथेन इसमें -74.85 हमारे पास वो तो आ गई, और जो डेल्टा H4B थी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा देख लेते हैं। हमारे पास डेल्टा H4B जो है वो आपके पास T1 से T2 CpT/dt, तो आपको पता है फॉर गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास जब यहां से चेंज आ रही है, ये देखिएगा आपके पास यहां से इस स्टेट्स में देखिए आपके पास जो है प्रेशर कांस्टेंट है, जो आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमने इसलिए इसकी जो एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके लिए मीथेन की एंथैल्पी हीट कैपेसिटी की इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हीट कैपेसिटी इक्वेशन फॉर मीथेन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इस इक्वेशन को which was 34.31 multiplied by 10 to the power -3 plus 5.469 multiplied by 10 to the power -5t plus 0.3661 into 10 to the power -8t square minus 11 into 10 to the power -12t cube, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन हमने नोट कर ली, और इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया और उसके बाद हमारे पास इसका हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो डायरेक्टली मैंने इसका जवाब लिख दिया। कैलकुलेटर की मदद से आप इस इक्वेशन को इंटेग्रल ले लेंगे, तो आपके पास डेल्टा H4B जो है वो 4.7415 किलो जाउल्स पर मोल आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको पता था कि वो जो स्पेसिफिक एंथैल्पी 4 थी, जो फोर्थ स्पेसिफिक जो एंथैल्पी थी वो सम ऑफ जो है वो चेंज इन एंथैल्पी जो आपके पास वो रूट था उसमें a प्लस बी उसके बराबर थी। हमने जो वो फाइंड आउट की हुई है, हमने a प्लस बी और उसके बाद आपके पास ये जो स्पेसिफिक एंथैल्पी फोर्थ थी H4 वो -70.1085 किलो जूल्स पर मोल आ गया। इसी तरह हम फिफ्थ भी निकाल लेते हैं।
H5 जो हमने निकालनी है, तो इस H5 के अंदर देखिए आपके पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है। हमने बेसिकली इसके अंदर O2 है, तो आपके पास एलिमेंटल फॉर्म से O2 नेचर में क्योंकि इस फॉर्म में होती है, तो 25 डिग्री सी से 150 डिग्री सी तक जाना है। तो हम अगर जो है स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सिलेक्टेड गैसेस का जो टेबल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, उसके अंदर ऑक्सीजन की हम 150 डिग्री सी पर नोट कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखिए, तो आपके पास यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा इंटरपोलेट करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सिंपल है। 100 और 200 के दरमियान में 150 है, तो 2.24 और 5.31 को प्लस करके डिवाइड कर लें 2 पर, तो आपके पास एग्जैक्टली 150 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी होगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी एट 150 डिग्री सी विल बी इक्वल टू 3.775 किलो जूल्स पर मोल। तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो हमारे पास जो H6 है, वो आपके पास जो नाइट्रोजन 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से आपके पास नाइट्रोजन 150 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर पे मौजूद होगी। और उसको जब आपने करना है, तो हमारे पास इसी तरह हमने जब इसको, तो हमारे पास बेसिकली इसके ऊपर निकालने के लिए वही स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सिलेक्टेड गैसेस का जो डाटा मौजूद है, वहां से हमने 150 डिग्री सी पर इंटरपोलेट करके 3.66 किलो जूल्स पर मोल हमने निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास जो है वो नाइट्रोजन की, तो 100 और 200 इसके दरमियान में आप लीनियर इंटरपोलेशन करने के लिए, तो आप ये 2.19 प्लस 5.13 डिवाइड बाई 2, तो ये क्योंकि एग्जैक्टली मिड में है, तो इसका एवरेज भी ले लेंगे, तो आपके पास ये 3.66 किलो जूल्स पर मोल बहुत सिंपली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। H7 है जी हमारे पास, उसमें वो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन था। तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन को बनाने के लिए देखिए हमारे पास जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है वो 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर। फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पर, ऑक्सीजन है फिर आपके पास जो है वो गैसियस फॉर्म में 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे। तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड 150 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर बनती है। तो इसके लिए हमें कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ बनाना पड़ेगा। तो वो जो हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ है वो अगर गौर करें, तो आपका कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑल एट 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर, व्हेन दे ऑल रिएक्ट, तो आपके पास उस वक्त फॉर्मेल्डिहाइड बनती है गैशियस फॉर्म है 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे। तो इस फॉर्मेशन के अंदर वो जो चेंज एंथैल्पी की आई है उसको हमने डेल्टा H7A कर दिया है। और फिर यहाँ से जब आपकी फॉर्मेल्डिहाइड टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 150 डिग्री सी, तो जो एंथैल्पी चेंज आई है उसको हमने डेल्टा H7B कह दिया। तो आपके पास जो चेंज इन टोटल चेंज इन एंथैल्पी होगी इस केस में, यानी कि H7 जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा H7A प्लस डेल्टा H7B। तो ये आप लोग इसकी वैल्यूज देख चुके थे। अच्छा जी, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डेटा है आपके पास, डेल्टा H जो 7A है बेसिकली, आपने फॉर्मेल्डिहाइड की हमने जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने नोट करनी थी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड -150.90 जी गैशियस फॉर्म में है, तो हमारे भी गैशियस फॉर्म में है, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास जो डेल्टा H7B आपने निकालनी है, तो वो उसके लिए आपको T1 T2 CP DT, और हमने आप फॉर्मेल्डिहाइड की हीट कैपेसिटी के इक्वेशन इंसर्ट करके उसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर आप ये देखें, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के लिए इस तरह ये यहाँ से हम टेबल से फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के टेबल B2 है फॉर्मेल्डिहाइड की हीट कैपेसिटी इक्वेशन जो है वो उसको नोट कर लिया, और हीट कैपेसिटी इक्वेशन को हमने यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया। तो हीट कैपेसिटी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जब उसको इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास डेल्टा H7B जो है वो 4.6368 किलो जूल्स पर मोल। और इन डेल्टा H7B को अब आपके पास जो डेल्टा जो H7 है वो उन दोनों के जो है उसको इक्वेट करके H7 को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरह
हम H8 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो H8 है हमारे पास वो CO2 के लिए है। तो CO2 आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंटल फॉर्म से मिलके बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि अब इसके लिए जो हाइपोथेटिकल पाथ हमें बनाना पड़ेगा, तो हाइपोथेटिकल पाथ में पहले आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन बोथ इन द एलिमेंटल फॉर्म्स विल क्रिएट CO2। अच्छा, और जब आपके पास CO2 बन जाएगा तो CO2 को फिर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। तो ये दो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एच है, आपके पास जो एंथैल्पी होगी वो जो समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग दिस हाइपोथेटिकल पाथ है उसके बराबर है। तो आपके पास जो H8 होगी वो H8 A और H8 जो है वो B के बराबर है। और उसके अंदर हमारे पास जो A है बेसिकली यहाँ पर ये देखिए A जो था आपके पास, इसके लिए आपको CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो CO2 की है वो -393.5 किलो जूल है। तो ये देखिए आपके पास CO2 की, अब देखिए गौर कीजिएगा CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन -393.5, बट CO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी आप लोगों ने, जो स्टेट हमें गिवन है हम उसी के अंदर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ देखिए जो CO2 इन द गैशियस फॉर्म है, CO2 इन द गैशियस, तो आप इसको वही यूज करेंगे। तो CO2 के उसके लिए निकालने के लिए हमने CO2 की वो गैशियस फॉर्म में वो -393.5 किलो जूल है। तो फिर इसी तरह आप उसका दोबारा जो है CO2 की हीट कैपेसिटी के इक्वेशन यूज करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसका एक आसान तरीका, हमारे पास स्पेसिफिक हीट यूज करने के बजाय, इक्वेशन यूज करने के बजाय, ये जो आपके पास स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सिलेक्टेड गैसेस हैं उसमें आपके पास CO2 का भी डाटा मौजूद है। तो आप इसको यहां से यूज कर लेंगे। तो क्योंकि ये याद रखिएगा ये भी बेसिकली जो डाटा टेबल बनाया गया ये उन्हीं जो इंटीग्रेशन करके जो है इंटीग्रल्स को क्योंकि लेकिन बार बार बचने के लिए उन्होंने इसमें ये आपको एक डाटा था आपको प्रोवाइडेड है। इसके अंदर जब इसको कैलकुलेट किया गया था तो 25 डिग्री सी से इसको 150 डिग्री सी तक इसको, यानी कि इस केस में 100 डिग्री सी तक कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे 200। तो आप इसको 150 की वैल्यू हमने निकाल ली तो वो आपके पास 4.99 किलो जूल्स पर मोल आपके पास वो वैल्यू आ गई। तो अब इनको जब हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास जो है H8 -388.51 किलो जूल्स पर मोल आ गई। जो H9 लास्ट एंथैल्पी है उसके अंदर आपके पास वो वाटर वेपर्स के लिए थी। तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ इन द गैसियस फॉर्म्स 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर पे जब आपको 150 डिग्री सी आपको बनाती है तो उस वक्त H2 वेपर बनाती है 150 डिग्री सी। तो उसके लिए आपको जो है एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ बनाना पड़ेगा उसकी रेफरेंस स्टेट से। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर रिएक्ट करके आपको जो एक H2O वेपर्स की स्टेट एट 25 डिग्री सी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फर्दर इन वेपर्स को जो हीट अप किया जाएगा 150 डिग्री सी तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हमारी जो एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर दिस प्रोसेस इज H9। तो वो आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल चेंज इन जो चेंज इन एंथैल्पीज है और उसका इस हाइपोथेटिकल पाथ के दौरान उसका समेशन है हमारी जो स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू है। तो अगर आप इसको देखें तो H9 जो है आपके पास वो डेल्टा H9A प्लस डेल्टा H9B के बराबर होगी। और जो जो टेबल है फिजिकल प्रॉपर्टीज डाटा का, तो उसको अगर आप गौर से देखें तो टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डाटा है तो उसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की गैशियस फॉर्म में हम उसको नोट कर लेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि वाटर के आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन से, तो यहाँ पे भी गौर कीजिए आपके पास वाटर, उसको आप वेपर में नहीं लिखा हुआ क्योंकि वेपर इज ऑल्सो गैस फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म, इन दो फॉर्म से दिया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आपने गलती नहीं करनी, वही वैल्यू यूज करनी है जो हमारे पास स्टेट जिसकी गिवन हो। तो हमारे पास वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स यानी कि गैस फॉर्म में है। सो वी विल यूज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज -241.83। तो आपके पास इसी तरह वाटर के बाद हमने
उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर 150 डिग्री सी पर वाटर वेपर्स की जो स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू है वो भी डायरेक्ट विदाउट यूजिंग एनी इंटेग्रल हमने यहाँ पे वो वैल्यू 4.275 निकाली है। इस वैल्यू को भी हम फर्दर यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आपके पास जो सी पी ऑफ H2O आपके पास इस पूरी चीज की जो हमारी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमने 4.275 निकली है। अब आपके पास इसको H9 को कंप्यूट कर लेंगे उन दोनों वैल्यू से। ये आपके पास H9 भी आ गया। तो अब अगर हम दोबारा अपना इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल कंस्ट्रक्ट करें, उसमें तमाम एंथैल्पीज की स्पेसिफिक एंथैल्पीज की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास ये इस तरह एक टेबल बन जाता है। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज मौजूद है। अब बहुत सिंपल है, आपको उसी इक्वेशन नंबर 2 शुरू में Q इज इक्वल टू डेल्टा H को यूज करते हुए हमें पता है कि जो Q है वो समेशन ऑफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ summation of molar flow rates multiplied by enthalpies at outlet और माइनस इनलेट। तो इसके दरम्यान हमने करना है। तो आपके पास ये देखिए, अब ये आउटलेट पे यानी कि 60 मोल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय माइनस 70.1085 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3.775 प्लस 376 मल्टीप्लाई बाय 3.66 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस 111.2632। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ये चीज़ें यूज़ करते हुए हमने इसी तरह टेबल की मदद से सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली और इन वैल्यूज़ के बाद हमने इसको जो है इनका सोल्यूशन निकाल लिया। और सोल्यूशन जो हमारे पास आया वो Q इज इक्वल टू माइनस 15,304.786 किलो जाउल्स पर सेकेंड। तो 1 किलो जाउल पर सेकेंड आपके पास किलो जाउल और सेकेंड सेकेंड से कट गया किलो वाट के बराबर है। तो आपके पास जो चेंज इन जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट थी Q वो माइनस 15,304.786 किलो वाट। तो ये शो क्या कर रही है, ये जो आपने हमने इसको निकाला है इससे पता क्या चल रहा है? इससे हमें पता ये चल रहा है कि हमारे पास क्योंकि ये नेगेटिव में Q की वैल्यू आई है, दैट मीन्स दिस हीट मस्ट बी रिमूव्ड। जो आपके पास दिस हीट जो है मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो हमारे पास जब ये सिस्टम में से इसको हीट को हम इसको रिमूव करेंगे इसको, ताकि इसका मकसद ये है कि हमारे पास ये जो इस सिस्टम में से हमारे पास अगर आपने ये इस रिएक्टर के ऊपर जब आपने ये सारी चीज़ें बनानी है और इन कंडीशंस को मीट करना है, कॉम्पोजिशन को मीट करना है और इन फ्लो रेट्स को अचीव करना है, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। इतनी हीट हम रिमूव करेंगे तो ही हमारे पास जो प्रोसेस होगा हमारा, उस प्रोसेस के दौरान हम जो है प्रॉपरली इतनी हीट जो है कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रहेंगे तो ही हम ये टेम्परेचर्स और ये कंपोजिशंस को मेंटेन कर सकेंगे। तो इस तरह हम जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हैं। यही सवाल अगर हम हीट्स ऑफ फॉर्मेशन के बजाय डेल्टा एच आर से करते तो फिर हमें इसके लिए डेल्टा एच आर की वैल्यूज चाहिए होती। अगर हमें ये डेल्टा एच आर प्रोवाइडेड होती तो फिर हमें डेल्टा एच आर निकालने के बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता। इस तरह उसके अंदर फिर बाज़ मल्टीपल रिएक्शंस के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है जिसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हर चीज़ को इस मेथड ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है और हम हीट्स ऑफ फॉर्मेशन की मदद से इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स यूज़ करते हुए हम अपनी जो उस प्रोसेस के दौरान में जो एंथैल्पी की चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को हम डिटरमिन कर सकते हैं। So this was our lecture number 29, Chemical Process Principles 2, Can 2111. Please watch this video. Please go through these lecture notes. If you have any questions, you can always write me an email or contact me via WhatsApp. Our Chemical Process Principles 2 classes take place every Tuesday and Thursday at 1 PM। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ अब लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी।